शुरू करें आज का टॉपिक जिसका नाम है डिराइविंग फॉर्मूलाज यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? हम डायमेंशंस की मदद से फॉर्मूला निकालना सीखेंगे। अरे आप तो बहुत बड़े वैज्ञानिक बन गए, डायमेंशन से कोई भी फॉर्मूला निकाल डालोगे फिर तो। नहीं, ये चीज हर जगह काम नहीं करती है। ये चीजें पहले बता दूं, कुछ जगहों पे काम करती है। इसकी क्या कमी है वो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ निकालना सीखेंगे फॉर्मूले को डायमेंशंस की मदद से। ओके, तो स्टार्ट करें ये टॉपिक की डायमेंशनल एनालिसिस से फॉर्मूला कैसे निकालें। जेई एडवांस के आपको 3 पीवाईक्यू कराऊंगा जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उससे पहले एक बेसिक सा सवाल और फिर हम शुरू करेंगे जेई के पीवाईक्यू भी। चलो ठीक है, जेई के पीवाईक्यूज भी शुरू करेंगे। अच्छा भाई, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है कि अगर एक टाइम पीरियड है पेंडुलम का, किसका टाइम पीरियड? पेंडुलम का टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम। अब देखो ये क्या होता है पेंडुलम, ये तो आप लोगों को सबको पता ही होगा। अरे भाई ये देखो, ये एक अटैची है, इसको मैं कोने में रख रहा हूं, ठीक है। इसमें फिजिक्स लगती है, वर्क पावर एनर्जी की, जिसकी मैं यहां पे बात नहीं करूंगा, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, तो एक पेंडुलम के टाइम पीरियड की अब हम बात करेंगे कि ये एक पेंडुलम का टाइम पीरियड जो टी होता है हम इसको कैसे निकालते हैं, ठीक है। डायमेंशंस की मदद से। अब ये कुछ चीजों पे डिपेंड करता है, लेंथ एल पे, मास ऑफ द बॉब पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। इसका क्या मतलब है? देखो सबसे पहले समझो टाइम पीरियड क्या होता है। एक पेंडुलम है, राइट, तो इसका क्या है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये क्या होगी? छोटा एल, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ हुक होगा जिसकी लंबाई होगी एक्स, हाँ जी, और रेडियस का आधा। जब आप इसको जोड़ोगे एल प्लस एक्स प्लस आर तो आपको एल की वैल्यू मिलती है जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो लैब में जाके। अच्छा, तो ये तो हो गया हमारा एल, इसकी भी डायमेंशन एल, इसकी भी एल, इसकी भी एल, कोई चिंता की बात बिल्कुल नहीं। मास ऑफ द बॉब, बॉब का जो मास है, अच्छा, और जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब टाइम पीरियड क्या है कि अगर एक एक्सट्रीम एंड पे बॉडी है, एक एक्सट्रीम एंड पे बॉडी है कि मतलब एक एक्सट्रीम है, ये एक एक्सट्रीम पॉइंट है 1 और बॉडी कहां से गई? 1 से 2 तक। दूसरे एक्सट्रीम एंड पे आने में से जितना टाइम लगा पूरा ऑसिलेशन 1 से 2 बैक टू 2 एंड 1। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है? ऑसिलेशन पूरा कंप्लीट कर, इसके आधे टाइम को T/2, सिंपल सी बात है। अब देखो ऑसिलेशन का जो टाइम होता है उसको क्या कहते हैं? टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम। अच्छा, कि बॉडी अपने एक्सट्रीम एंड्स को रीच करने वाले टाइम के बारे में हम अभी इसकी ज्यादा बात नहीं करेंगे, ज्यादा बात करेंगे सर्कुलर मोशन में। हाँ, नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। अच्छा, तो अभी कैसे हम निकालेंगे? डायमेंशंस की मदद से। क्या टाइम, अगर हम कह रहे हैं 3 चीजों पर डिपेंड करता है, तो क्या वो लेंथ की कुछ पावर ए के बराबर नहीं होगा? जैसे आप एक चीज देखो, जब आप फोर्स लिखते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर लिखते हो कि नहीं लिखते? हाँ जी, तो ऐसे तो ये भी तो आर स्क्वायर है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। हाँ, इनवर्स स्क्वायर लॉ है, तो ये भी तो स्क्वायर, तो ऐसे ये भी तो कुछ पावर में हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है कि ये कुछ पावर में हो। सही बात है कि नहीं है? अच्छा भाई, अच्छा, ऐसे ही मास भी कुछ पावर में होगा। हाँ जी, मास मान लो पावर है बी और जी में पावर है मान लो सी। कोई चिंता क्या नहीं, अब ये सब एक फॉर्मूले में एक साथ आएंगे। हाँ जी, तो T इज प्रोपोर्शनल टू L की पावर A, M की पावर B, G की पावर C। ठीक है, कोई चिंता की बात बिल्कुल नहीं। अब देखो टाइम पीरियड की डायमेंशंस, अब देखो जब हम इसे इक्वल करेंगे तो हम यहाँ पे इसे खोल देंगे क्योंकि कोई इक्वेशन तो बनेगी। अब K क्या है? K है हमारा डायमेंशनलेस कांस्टेंट। K है हमारा डायमेंशनलेस कांस्टेंट, क्योंकि जो भी डायमेंशन वाली चीज है वो यही है, आप अपनी तरफ से कोई डायमेंशन वाली चीज नहीं ऐड कर सकते। L की पावर A, M की पावर B, G की पावर C। अच्छा, अब डायमेंशंस क्या है? डायमेंशंस ऑफ टाइम, ठीक है, वो इसकी डायमेंशंस के बराबर होगा L की पावर A की, M की पावर B की और G की पावर C की। अच्छा, तो अगर हम इसको डायमेंशंस के टर्म्स में लिखें, के तो डायमेंशनलेस है, तो लेंथ को क्या लिखेंगे? लेंथ किसमें होगी? L डायमेंशन में A। मास ऑफ द बॉब किसमें होगा? मास का डायमेंशन M B, और G किसमें होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, जो LT की पावर -1/t, तो LT की पावर -2 हो गया। ये चीज मैं आपको वर्बली भी बता सकता था और जिसको पता है वो सीधा लगा है।
ठीक है, सीधे सवाल में वैल्यू पुट ऑन करता है। अच्छा, तो देखो अब क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी lt की पावर माइनस ऑफ 2 की पावर c। अच्छा, टाइम की डायमेंशन t, तो इसको हम क्या लिख सकते थे, देखो t1 है, राइट, ये क्या है, t1 है, तो हम क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते थे कि m0 l0 t1, कोई प्रॉब्लम है इसमें, बिल्कुल नहीं। इसी तरीके से यहां पे हमने लिखा l a m b और एल टी की पावर -2 c। अब अगर मैं ए बी और सी की वैल्यू निकाल लूं तो क्या मैं इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट करके अपना आंसर नहीं निकाल सकता, निकाल तो सकते हैं। अच्छा, अब देखो एल को आप कैसे लिख सकते हो, एल की पावर ए और ये क्या, एल की पावर सी। अच्छा, कोई चिंता की बात नहीं है, लेंथ में, मास में सिर्फ बी, और टाइम में -2c, -2c। अच्छा, एल में ए, एम में बी, जी में सी। अच्छा, अब देखो क्या है, a प्लस सी, a प्लस सी है भैया 0, b की वैल्यू क्या है 0। अच्छा, और -2c की वैल्यू अब यहां से निकाल लो, -2c किसके बराबर है, टाइम में 1 के, देयरफॉर c की वैल्यू क्या है -1/2। अब इसी तरीके से a की वैल्यू क्या है जी -c, तो माइनस और -1/2 से हमें a की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1/2। क्या अब मैं इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को डाल सकता हूं, इन वैल्यूज को डाल के मैं इस फॉर्मूले को डिराइव कर सकता हूं, कर सकता हूं कि नहीं, हाँ जी कर सकता हूं। अब देखो टाइम पीरियड इज के, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम के एल। अब देखो ए पकड़ो 1/2, एम पकड़ो 0। टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम की जो डेफिनेशन है इसको आपको कमेंट में मुझे बताना है, देखता हूं कि आपको क्लास 9 10 की सीरीज कितनी याद है। पहला ऑप्शन मैं आपको देता हूं, ये है कि क्या ये वो है कि जो एक एक्सट्रीमेंट से दूसरे एंड में जाए, मैंने पहले आपको कंफ्यूज इसलिए किया था ताकि आपसे सवाल पूछ सकूं, एक एक्सट्रीमेंट से दूसरे एक्सट्रीमेंट जाने का टाइम, या टू एंड फ्रो पूरे ऑसिलेशन के टाइम को टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम कहते हैं, जहां एक्सट्रीम पॉइंट से चालू उसी एक्सट्रीम पॉइंट पे वापस आने को, या इधर से सेंटर वाले पॉइंट पे आने को, या इधर से सेंटर वाले पॉइंट पे आने को, ये बताना मुझे, क्या ये टाइम पीरियड वो है कि जो 1 से 2 या 2 से वापस 1, इस टाइप का, ठीक है, तो ये चीज बताना आप लोग मुझे कमेंट में, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज मैंने आपको कराया ताकि आपकी फिजिक्स को चेक कर सको। अब जी नहीं भी आती तो कोई बात नहीं, बाद में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, -1/2। अच्छा, -1/2 समझ में आ गया। अब देखो आप इसको किस तरीके से डिराइव करोगे, टाइम पीरियड के है, एल की पावर 1/2, हाँ जी एल, और नीचे उसमें -1/2, तो ये डिवाइड में आ गया। क्या एक्चुअल फॉर्मूला ये नहीं होता, टाइम इज 2π √L/g, हाँ जी, तो k की वैल्यू तो ये आ गई। तो क्या न्यूमेरिकल वैल्यू बता सकता है डायमेंशन लेस कांस्टेंट की, नहीं बता सकता, लेकिन 2π की कोई डायमेंशन है नहीं, कोई डायमेंशन नहीं, कांस्टेंट डायमेंशनलेस है वो भी, तो ये फॉर्मूला हमने डायमेंशनली डिराइव करके देखा, कोई प्रॉब्लम इसमें बिल्कुल नहीं आई मुझे। चलो इसी तरीके से एक और सवाल करते हैं, फिर मेंस और एडवांस के कुछ पीवाईक्यूज पे अपनी ग्रिप बनाते हैं। चलो मेंस और एडवांस के कुछ पीवाईक्यूज पे अपनी ग्रिप बनाते हैं। अच्छा, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, फिर एक मेंस का सवाल कराएंगे और 3 एडवांस के। ऐसी फोर्स, ठीक है, फोर्स का आपको फॉर्मूला डायरेक्ट करना है डायमेंशनली, मैं जानता हूं mv माइनस u बाय टी होता है, मुझे नहीं बताओ वो चीज, मेरे को डायमेंशन से बताओ। वो डिपेंड करता है मास पे, डेल्टा वी पे जो चेंज इन वेलोसिटी है, और टाइम पे। आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा एग्जाम में कि देयर इज अ फिजिकल क्वांटिटी नेम्ड फोर्स which depends on the mass of the body on which the force is acting, which depends on the change in velocity of the body on which it acts, and the time t of the body in which the body moves or accelerates। ये चीज देके वो पूछेगा फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन m डेल्टा v एंड t। अच्छा, तो अब इस रिलेशन को डेराइव करो, आ जाओ। अच्छा, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास की पावर ए, कोई प्रॉब्लम नहीं। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वी की पावर बी, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। अब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम की पावर सी, कोई गड़बड़ नहीं। अब क्या हम इन सबको एक साथ नहीं एक फॉर्मूले में इस्तेमाल करना चाहते हैं, हाँ, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास की पावर ए, डेल्टा वी की पावर बी, और टाई की पावर सी। वेरी गुड, वेरी गुड।
अब देखो क्या मैं यहां से इसको लिख लूं, चलो अब जब इसको खोलूंगा तो एक के कांस्टेंट आएगा जो डायमेंशनलेस है, एम की ए, डेल्टा वी की बी और टी की सी। अच्छा कोई बात नहीं, अब ये क्या होगा, फोर्स की एम एल टी की पावर -2। अब मास में क्या होगी, एम की पावर ए, डेल्टा वी क्या है, एल टी की पावर -1 बी, और टाइम में टी की पावर सी। कोई प्रॉब्लम इसमें बिल्कुल नहीं। अच्छा अब देखो m1 l1 टी की पावर -2, अब इधर से निकालना चालू करो, मास में ए, मास में सिर्फ ए है। अब डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी, अरे v माइनस यू तो एल टी की पावर -1 मीटर पर सेकंड में निकालोगे भाई, तो एल की पावर बी और टी की पावर -b+c। अच्छा अब इससे a की वैल्यू क्या यहां पे कंपेयर करके 1, ऐसी b की वैल्यू क्या है 1, और -b+c की वैल्यू आई -2, तो -b की -1 प्लस c इज इक्वल टू -2, इसको इधर भेजा तो -2 + 1 तो ये वैल्यूज हमें मिली। अब इनको सब्स्टिट्यूट कर दो, तो फोर्स की डायमेंशनल तरीके से वैल्यूज क्या आई, मास में क्या है एम ए, और पिछले में आपने देखा कि जो मास ऑफ द बॉब था उस पर टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करा, तो इसलिए ही ए 0 आया। अरे भाई काफी खतरनाक बात है। बी क्या है 1, बी क्या है 1, मतलब डेल्टा वी की पावर है 1, और टाइम की पावर क्या है सी -1। तो फोर्स की फॉर्मूला क्या है, के एम डेल्टा वी बाय में टी। एक्चुअल में तो क्या होता है, डिफरेंशियल फॉर्म में अलग चीज होती है, ठीक है, और के क्या होता है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट जिसकी रियल वैल्यू क्या है, के इज इक्वल टू 1 एम डेल्टा वी बाय टी। तो इस तरीके से भी हम इसको निकाल सकते हैं। बड़े आगे, हाँ जी बिल्कुल। अब आ जाओ जेई के एक पीवाई क्यू पे। ठीक है, जेई का पीवाईक्यू, जेई का पीवाईक्यू, जेई का पीवाईक्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वीडियो, फॉर द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। नीट वाले कह रहे हैं आप हमारे पीवाईक्यू नहीं करते, अरे जेई मेंस और नीट का लेवल आसपास का ही होता है, ठीक है, जेई मेंस और नीट का लेवल आसपास का ही होता है, ठीक है। बड़े आगे, हाँ जी, क्वेश्चन है 2023 मेंस का 11 अप्रैल की सेकेंड शिफ्ट का। अच्छा हमें क्या बताया गया कि फोर्स, वेलोसिटी और टाइम हमारी क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा और आपको क्या बताना है कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, कि डेंसिटी को डायमेंशनल फॉर्मूले में निकालना है। अच्छा अब इसके ऑप्शन सुनो आप लोग, एफ वी की पावर -4 टी की पावर -2, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है एफ वी की पावर 4, मेरे टैब में 12% बैटरी बची है भाई। सी एफ स्क्वायर वी की पावर -2 टी की पावर 6, और ऑप्शन नंबर डी है एफ वी की पावर -2 टी का स्क्वायर। अच्छा तो ये कौन से साल का है, 2023 मेंस का, रिसेंट का ही सवाल है। चलो सॉल्व करो इसको और देखो डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा तो डेंसिटी की डायमेंशंस निकाल लें। अच्छा फोर्स, वेलोसिटी और टाइम फंडामेंटल थोड़ी है, सिर्फ टाइम ही तो इसमें फंडामेंटल है, फोर्स और वेलोसिटी तो डेराइव्ड है। हाँ फोर्स और वेलोसिटी डेराइव्ड है, मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन कैसे एज्यूम करो, मान लो ये फंडामेंटल है तो इनके टर्म्स में डेंसिटी निकालो। तो इसके लिए कुछ नहीं करना होता, हम इनको फंडामेंटल मांग के डेंसिटी के इक्वेट कर देंगे। m1 l की पावर -3 होगी ना, वेलोसिटी क्या होती है सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर जो भी कहो, और t0, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं। अब डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, फोर्स की डायमेंशंस a, डेंसिटी की जो डेंसिटी हमारा डायमेंशंस जो है उसको हम बाद में लेंगे, तो डेंसिटी यहाँ पे किसके प्रोपोर्शनल आ गया, वेलोसिटी v की पावर b, और डेंसिटी प्रोपोर्शनल आ गया t की पावर c। इसी तरीके से हमने डेंसिटी को किसके बराबर लिखेंगे, k f की पावर a v की पावर b t की पावर c। अब डेंसिटी क्या है m1 l की पावर -3 t0, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं।
अब फोर्स ये क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट के हमारा फोर्स, तो डायमेंशनल टर्म में होता है ना, इसलिए डायमेंशनलेस कांस्टेंट इन लोगों ने नहीं लिया, लेते तो बताते हैं। एम एल टी की पावर -2 फोर्स नहीं होता, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए वेलोसिटी एल टी की पावर -1 और टाइम टी की पावर c। अरे भाई अब क्या हम इसको यहाँ पे इक्वेट नहीं कर सकते? हाँ इक्वेट तो कर सकते हैं ए बी और सी के उसमें। चलो भाई सॉल्व करके देखें इसको, हो जाएगा, 2 मिनट का सवाल नहीं बचा भैया। अब देखो m1 l³ t0, अब देखो इधर की तरफ क्या होगा, m जो होगा, सारे मास इसको एक साथ लिख दो, मास में सिर्फ ए ही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं। आगे देखो लेंथ में पकड़ो, लेंथ में यहां पे क्या है, m1 l की पावर -3 है, इधर लेंथ में देखो l की पावर में है a, इसमें क्या है जी b भी है, वेलोसिटी का b भी है, a प्लस b, और t क्या है c, और ये b कैसा है -b, माइनस क्यों है, क्योंकि देखो -1 इंटू b, ठीक है, और ऐसी सॉरी लेंथ में है ना, लेंथ में तो प्लस है, ठीक है, तो भाई टी में कैसे सी लिख दिया, ना 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 सॉरी सॉरी सॉरी, तो लगा मैं टाइम के लिखा हूं, लेंथ पे पकड़ो a l1 b, ठीक है, अब 2 मिनट का सवाल है बस। अब ऐसी टाइम में देखो -2 है, -b प्लस c, अब देखो a की वैल्यू तो आ गई यहां से 1, a प्लस b की वैल्यू आ गई जी -3, a प्लस b की वैल्यू क्या आई, -3 लेंथ में। अच्छा अब a 1 है तो इधर क्या हो जाएगा, -3 -1 माइनस ऑफ, अच्छा अब देखो इसमें भी हम निकाल सकते हैं इसको कि फोर्स में क्या होगी 1, v में क्या होगी -4, अब देखो फोर्स में 1, v में -4, इसमें आ रही तो हो सकता है सही हो, इसमें नहीं आ रही, हटाओ, इसमें नहीं आ रही हटाओ, इसमें नहीं आ रही हटाओ, तो ऑप्शन ए ही आंसर है, लेकिन हम फिर भी एक बार निकाल के देख लेते हैं, -2 है -b प्लस c इज इक्वल टू 0, अब एक बार वैल्यू डालो, -2 -4 प्लस 4 प्लस c इज इक्वल टू 0, तो c इज -2, क्या देखो c क्या है टाइम में -2, क्या ये ऑप्शन मैच नहीं किया, बिल्कुल मैच किया, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपसे कहूंगा अगर कोई तीसरा कांस्टेंट है, 2 से भी काम चले तो भी तीसरा निकाल के एक बार चेक कर लेना, कहीं पहले 2 में गड़बड़ होगी तो तीसरा मैच नहीं करेगा आईआईटी के ऑप्शंस में, ठीक है। ऐसी अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, जो जेई एडवांस का बढ़िया पीवाईक्यू है, बढ़िया सा पीवाईक्यू, याद रखना बढ़िया सा पीवाईक्यू कराऊंगा, फिर थोड़ा सा और लेवल का पीवाईक्यू, फिर उससे थोड़ा और लेवल का जेई एडवांस का पीवाईक्यू, और उसके बाद आप लोगों की छुट्टी और अगला लेक्चर होगा डायमेंशनल एनालिसिस की कमियां। अच्छा भाई आ जाओ, टाइम में कितनी बैटरी बची है, टाइम में बची है पूरे 12% बैटरी, अरे भाई 2014 जेईई एडवांस का सवाल, आईआईटी जेईई एडवांस लिख दें, ठीक है। तो डिस्टेंस देखो, अब ये सवाल क्या कहता है मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं, एक है हमारा ट्रेन चलाने वाला इंजीनियर, ट्रेन इंजीनियर है भाई हमारे, अब उनका नाम आप ले लो बबलू, तो बबलू है, अब वहां पे सवाल में बबलू की बात नहीं हुई, मैं आपको कह रहा हूं बबलू, बबलू को दिखा कि एनवायरनमेंट बहुत फोगी फोगी है और हमें सिग्नल भेजना है ट्रेन रोकने का या कुछ करने का, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जो डिस्टेंस डी है ना, कि जहां तक सिग्नल सेफली और क्लियरली क्लियरली साफ साफ तरीके से सुनाई दे सकता है, वो कुछ चीजों पे डिपेंड करता है, बबलू भाई इंजीनियर है, अब बबलू भाई ने बोला वो है एस, एस क्या दिया गया है हमें सवाल में, एस दिया गया है हमें इंटेंसिटी, एस दिया गया है हमें इंटेंसिटी, इंटेंसिटी पता है क्या है, इंटेंसिटी है पावर पर यूनिट एरिया, अरे भाई, और दिया गया मास डेंसिटी, मास डेंसिटी मतलब हमारा रो, अच्छा कोई बात नहीं, और फ्रीक्वेंसी एफ पे, ठीक है। अब देखो अब हमें क्या बोला है, फोक की क्या है इंटेंसिटी, फोक की मास डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी ऑफ दी सिग्नल जैसे हम भेजना चाहते हैं। अच्छा अब ये जो डिस्टेंस है ना डी, ये किस पे डिपेंड करता है, एस की पावर 1/n के, तो n की वैल्यू आपको बतानी है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन है, जब एग्जाम में आएगा तो आपको कंप्यूटर में वैल्यू दबाना होगा बटन और यहाँ पे इनपुट हो जाएगा, खत्म। आप लोग आजकल के मुझसे ज्यादा समझदार हो भाई, मुझे तो कंप्यूटर में ही चलाना आता होगा लग रहा है। अब देखो डेंसिटी क्या है, किसकी प्रोपोर्शनल है, एस की पावर ए ले लूं, मास डेंसिटी रो की पावर बी ले लूं, और फ्रीक्वेंसी की पावर सी ले लूं, कांस्टेंट के लगा दूं,
अब मास डेंसिटी क्या होती है? अरे जो अभी निकाली थी, मास पर यूनिट वॉल्यूम को ही तो मास डेंसिटी कहेंगे, मास की डेंसिटी भैया, मास की डेंसिटी। अच्छा, अब इसकी डायमेंशंस कैसे निकालो? इसकी तो डायमेंशंस क्या होंगी? m0 l1 t0। अच्छा, एस की क्या होगी? पावर पर यूनिट एरिया। अच्छा, पावर की क्या होती है? पावर क्या होता है? वर्क पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम। अच्छा, वर्क की क्या होती है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की क्या होती है? एम एल टी की पावर -2 इंटू में एल बाय में, यही चीज आनी चाहिए, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। अब -2 क्या है? -2 -1 एम एल टू -3। अरे भाई, एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 कैसे निकालेंगे? आप देखो ना, वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एम एल टी की पावर -2 फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एल, तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 बाय में टी, तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 -1, तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -3। समझ में आ गया आप लोगों को? बिल्कुल आ गया सवाल। डेंसिटी क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम एम एल की पावर -3 बी, और फ्रीक्वेंसी तो आपको पता है टाइम इनवर्स होता है 1 बाय टाइम, तो ये हो गया सी। अरे भाई, अब देखो m0 l1 t0। अब बबलू भाई ने डायमेंशनल एनालिसिस से निकाला था, सवाल में लिखा था, इसलिए हम इसको ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो मास के अंदर में वैल्यूज क्या होंगी? a प्लस बी, कोई चिंता की बात नहीं। एल में क्या होगी? जब तक डायमेंशनल एनालिसिस ना लिखो यूज मत करना जेई में, अगर ऐसे ना लिखो कि डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं निकालना, बाकी जहां दिख रहा लगाना है वहां तो लगाना ही है। अब देखो ये लेंथ में क्या होगी? 2a होगी माइनस ऑफ, सिंपल, कोई बात नहीं, बिल्कुल चिल है हम। टी की वैल्यू क्या है? -3, -3 है इधर की तरफ, कुछ भी नहीं, और इधर की तरफ -3। अब देखो a प्लस बी क्या है इसके हिसाब से? 0। 2a माइनस 3b क्या है? 1। और -3a माइनस c क्या है? 0। एक बार चेक करें, पावर पर यूनिट एरिया, एरिया 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 मेरे भाई, टाइम नहीं था, पावर पर यूनिट एरिया, पावर की तो निकाल ली थी, एरिया के लिए एल स्क्वायर नहीं आएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, आई एम रियली सॉरी, एरिया का हटा दो। अब ए में जहां पे ये है इसको हटा दो, ये तो कुछ बचा ही नहीं लेंथ में, लेंथ में क्या है? सिर्फ -3। अरे भाई, तो -3b की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 1 के। ऐसी देखो b की वैल्यू आई -1/3 और a की यहां से क्या वैल्यू है? -b। अब हमें s की पावर a ही तो चाहिए, a को हम इसके बराबर रख देंगे 1/n के। चलो, अब ये क्या होगा? a माइनस ऑफ -1/3, 1/3 पावर पर यूनिट एरिया, एरिया वर्ड मैंने नहीं पढ़ा, ठीक है, कुछ चिंता की बात। अब देखो ये किसके प्रोपोर्शनल है? s की पावर 1/3, भर दो 1/3, गलत हो जाएगा, कंप्यूटर गलत दिखा देगा। क्यों गलत दिखा देगा? अब सुनो क्यों, क्योंकि d इज प्रोपोर्शनल टू s की पावर 1/3, जो किसके प्रोपोर्शनल दिया था सवाल में? s की पावर 1/n। तो जब 1/n और 1/3 बराबर होंगे तो क्या n की वैल्यू 3 नहीं होगी? तो आपका आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। पावर पर यूनिट एरिया था, मैं अपनी गलती कबूल करता हूं, मुझे क्षमा करो कि मैंने सिर्फ पावर की डायमेंशन लिख दी थी वहां पे भाई। तो ये हुआ हमारा चौथा सवाल और इसका आंसर है 3। बबलू भाई ने इसका सिग्नल भेज दिया, हालांकि बबलू भाई को पता लगा कि जब तक सिग्नल उन्होंने पहुंचाया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्यों देर हो चुकी थी? क्योंकि फोक छट गई थी, धुआं रोशनी आ गई थी और रेलवे वाले ने उन्हें कॉल करके कहा बबलू भाई आपने गलती करी है, सवाल में नाम बबलू नहीं था, मैंने बबलू बना दिया। ठीक है, बबलू भाई से छोटी सी भूल हो गई, बबलू भाई को कर देना माफ। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ये है 2022 जेई एडवांस का सवाल। इसमें क्या कहा गया है? मैग्नेटिक फील्ड को हमें डिस्क्राइब किया गया कुछ टर्म्स में, ई की पावर अल्फा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की पावर बीटा, प्लैंक्स कांस्टेंट की पावर गामा, और के जो हमारा क्या है इलेक्ट्रोस्टैकुलम्स कांस्टेंट है उसकी पावर डेल्टा, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, जिसमें हमें के का फॉर्मूला भी दिया गया है जो मैं इस्तेमाल नहीं करने वाला हूं फॉर श्योर। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। एक बार चेक कर लें, यही दिया गया, ए की पावर अल्फा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की पावर बीटा, एच की पावर गामा और के की पावर डेल्टा। अच्छा भाई, तो अब ये सब क्या है? ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड लिखा गया है सवाल में, तो मैग्नेटिक फील्ड ही लिखूंगा मैं यहाँ पे, इंटेंसिटी उसकी वैल्यू। ठीक है,
ये क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ये क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है हमारा, प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसके लिए आपको ये दिया ही गया, कूलम्स कांस्टेंट 1/4 पाई E नॉट के बराबर। अच्छा भाई चलो इसको इस्तेमाल करें। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसकी डायमेंशन, ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू वाला सवाल है, इसकी डायमेंशन नहीं निकाली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की, हमें फॉर्मूला नहीं आता। अरे कोई बात नहीं, मैं आपको दे देता हूं, ये फॉर्मूला मैंने 9th 10th वालों को भी पढ़ा है मोस्ट प्रोबब्ली, यहां तक मुझे ध्यान है। आई गेस लॉरेंट्स फोर्स वाले लेक्चर में जहां पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल चला था वहां पढ़ा, जिन्होंने वो देखा होगा। कोई बात नहीं, नहीं देखा तो मैं फॉर्मूला दे रहा हूं मेरे भाई, दे रहा हूं। v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, q v b sin थीटा इज डायमेंशनलेस। अब हमें फोर्स बाय में q v की डायमेंशन निकालनी है जो b की डायमेंशंस के बराबर होगा। कोई चिंता की बात नहीं, mlt की पावर -2 q की डायमेंशंस निकालो। i क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, तो i इंटू में t किसके बराबर है, q की डायमेंशंस के। हाँ i t, कोई बात नहीं i t, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, lt की पावर, t की पावर -1 से t की पावर 1 कट जाएगा, l से l कट जाएगा, और वैल्यू आएगी mi की पावर -1 t की पावर -2। अच्छा तो यहाँ पे मैं इन सबकी डायमेंशंस को लिख दूंगा, m1 i की पावर -1 t की पावर -2, mlt की पावर -2, q क्या होगा it, और lt की पावर -1 इसे कट जाएगा, l से l कट जाएगा, m की पावर 1 i की पावर -1 t की पावर -2। अब देखो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा बताओ, इलेक्ट्रॉन का भी तो ऐसे ही होगा, कैसे आएगा, इलेक्ट्रॉन भी क्या एक चार्ज है, तो वो भी it आ जाएगा डायमेंशनली, तो है ना। ऐसी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भाई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास हो गया m। अब प्लैंक्स कांस्टेंट और कूलम्स कांस्टेंट का निकालना है। अच्छा चलो प्लैंक्स कांस्टेंट का भी मैं फॉर्मूला देता हूं, जो आईसीएससी वाले बच्चे होंगे उन्हें पता होगा, जो सीबीएसई वाले होंगे उन्हें भी बहुतों को पता होगा, जिसको नहीं पता वो ये पता है। एनर्जी क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट टाइम ऑफ फ्रीक्वेंसी। अच्छा तो एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर, एनर्जी होती है ml² t की पावर -2। ये मैंने बिल्कुल सही निकाला है, हाँ बिल्कुल सही निकाला है। और फ्रीक्वेंसी t की पावर -1 h, तो देखो क्या आएगी, ml² t की पावर -2 -1, तो -1 + 1 हो जाएगा t की पावर -1। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशंस आ गई ml² t की पावर -1। अब कूलम्स कांस्टेंट की निकालते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैं फॉर्मूला देता हूं, उससे निकालो। सिंपल, इससे के की डायमेंशन निकालो, इससे क्या एप्सिलॉन नॉट की याद हो तो रख लेना, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं है, तब तक याद हो जाएगी, जब तक जे दोगे नहीं हो तो इससे निकालेंगे, इससे भी जल्दी निकलता है। mlt की पावर -2 इंटू में l², नीचे क्या आ जाएगा it इंटू में it, क्योंकि ये भी क्या है, चार्ज है। ml³ हो जाएगा ऊपर, ml³ t की पावर -2 नीचे t² हो जाएगा, तो t की पावर -2 हो जाएगा t की पावर -4, और i का स्क्वायर क्या हो जाएगा, नीचे वाला -2, तो इसकी डायमेंशंस आई ml³ t की पावर -4 i की पावर -2। कोई चिंता की बात बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन। चलो अब क्या हम इसको बराबर लिख सकते हैं डायमेंशनली, मतलब ये पूरे इसमें डायमेंशंस के तरीके में बराबर होगा कि नहीं होगा। हाँ तो हम अगर किसी भी तरीके से इसको निकाल लेंगे तो हमारा काम होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अच्छा चलो इसको यहां पे लिखो m1 i की पावर -1 t की पावर -2। देखते हैं इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, ये 1 मिनट में होने वाला सवाल नहीं है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज it, ऊपर अल्फा, नीचे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m, बीटा ml² t की पावर -1 गामा, और k क्या है ml³ t की पावर -4 i की पावर -2 डेल्टा। अच्छा तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, m1 i की पावर -1 t की पावर -2 किसके बराबर है, मास में। अब मास में देखो, मास में कौन कौन सी डायमेंशन आ रही, बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, इसमें कोई भी नहीं है। अच्छा ऐसे अब करंट में लो, आई में अल्फा माइनस का
2 डेल्टा, आई टी अल्फा अल्फा और ये डेल्टा। कोई चिंता की बात बिल्कुल भी नहीं। अब मैं इधर ही इसको एल में भी ले लेता हूं, लेंथ में देखो इसमें आ रही है 2 लैम्डा प्लस का 3 डेल्टा, ठीक है। और अब बचा यहाँ पे टाइम है, हाँ जी, टाइम में आ रही है अल्फा माइनस लैम्डा माइनस 4 डेल्टा। अच्छा, तो अब इसको कंपेयर करो तो क्या मिलेगा आपको, बीटा प्लस लैम्डा प्लस डेल्टा, ये मास की है, ये है 1 के बराबर। अरे भाई, तो हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हमने ये तो निकाल ही लिया कि जी ये 1 है। अब अल्फा निकाल के जोड़ दो, आंसर मिल जाएगा। अच्छा, बीटा प्लस लैम्डा प्लस डेल्टा मिल गया। अब देखो अल्फा माइनस 2 डेल्टा, ये करंट में वैल्यू क्या है फिर, -1। कोई चिंता की बात बिल्कुल भी नहीं। अब 2 लैम्डा प्लस का 3 डेल्टा, ये किसके बराबर है, लेंथ में यहाँ क्या है डायमेंशन, 0। अच्छा, अब ऐसे ही देखो अल्फा माइनस लैम्डा माइनस 4 डेल्टा किसके बराबर है, टाइम के, जो है -2। अब क्या अगर मैं इस इक्वेशन में सबको अल्फा बना दूं तो मेरा काम नहीं हो जाएगा, सबको अल्फा बना दूं, काम तो मेरा हो जाएगा इसमें। और एक काम हम और कर सकते हैं, इसको लो, इसको दुगना कर दो, अल्फा माइनस 4 डेल्टा -2 के बराबर। हाँ, और इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, -2 प्लस 4 डेल्टा। हाँ, और इसको भी क्या लिख सकता हूँ, अल्फा इज -2 प्लस 4 डेल्टा। क्या होगा, इसको इधर भेज के -2 प्लस 4 डेल्टा, तो क्या मैं अल्फा माइनस लैम्डा को अल्फा के बराबर नहीं लिख सकता? हाँ। इधर से अल्फा कट गया तो मुझे तो लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। रुक जाओ। ठीक है, इस तरीके से मैं लिख के ऐसा अगर कुछ हुआ, इसको मैं इधर रखता हूँ, तो कैसे करेंगे अब हम इसको डेल्टा के टर्म्स में निकाल लेते हैं ना। डेल्टा के टर्म्स में निकालना आसान होगा। पूरी इक्वेशन को डेल्टा के टर्म्स में लिख लो। ये क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा इज इक्वल टू -3 डेल्टा, लैम्डा इज -1.5 डेल्टा। ऐसे ये क्या हो जाएगा, अल्फा क्या आ जाएगा, -1 प्लस 2 डेल्टा। अब इसकी वैल्यू को डेल्टा की यहाँ डालेंगे और इस इक्वेशन से निकाल लेंगे, तो -1 प्लस 2 डेल्टा माइनस का क्या है, लैम्डा किसके बराबर है, -1.5, तो -1.5 प्लस 1.5 डेल्टा माइनस 4 डेल्टा -2 के बराबर है। तो अब इस वैल्यू कैसे लोगे, -2 प्लस 1, ये +1 हो जाएगा इधर जाके, तो वैल्यू क्या आ जाएगी जी, -1। हटाओ इसे, और क्या हो जाएगा, 3.5 डेल्टा माइनस 4 डेल्टा 0.5 डेल्टा, 0.5 डेल्टा, तो 0.5 डेल्टा ये क्या हो जाएगा, 2 डेल्टा इज -2, है ना, माइनस का साइन आ जाएगा। अब देखो -2 को आप यहाँ पे कैसे डील करोगे, तो अल्फा -2 इज इक्वल टू -1, जो तरीका मैं कर रहा था उसको भी कमेंट में बताना क्या गड़बड़ हुई थी। अल्फा -2 प्लस 4 -1, हाँ, नहीं -0.5 डेल्टा आएगा ना, 3.5 -4 डेल्टा माइनस, हाँ, प्लस, तो अल्फा की वैल्यू क्या है, -1 प्लस 4, अल्फा इज, कैसे आई ये चीज, देखो ना, +2 था ना, तो -2 इंटू 2 -4 माइनस, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में, तो -4 हो गया, +4 में से 1 घटा दो 3, तो ये वैल्यू आई आपकी 3 + 1 की वैल्यू आ गई 4। अब मुझसे एक क्या गड़बड़ हुई थी वो मुझे कमेंट में बताना भाई, क्यों हम इसको ऐसे नहीं रख पाए, क्या इसको ऐसे रखने में कोई प्रॉब्लम थी? अरे भाई, जब ये होगा तो ये भी तो 2 अल्फा के बराबर आता, ये चीज सिखाता हूँ, देखो इससे भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं, कोई गड़बड़ उसमें भी नहीं होगी। अगर हम इसको लिखेंगे 2 अल्फा माइनस 4 डेल्टा -2 के बराबर, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 अल्फा इज -2 प्लस 4 डेल्टा, तो अल्फा माइनस लैम्डा, अल्फा माइनस लैम्डा को देखो आप, अल्फा माइनस लैम्डा 2 अल्फा के बराबर आ जाएगा, अल्फा माइनस लैम्डा, पकड़ो, अल्फा माइनस लैम्डा 2 अल्फा के बराबर हो जाएगा ना, कि 2 अल्फा किसके बराबर है, इस हिस्से के, हाँ, तो इससे क्या आ जाएगा, माइनस लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा। मतलब भाई देखो हम क्या निकाल सकते हैं, अब इस वैल्यू को अल्फा के बराबर इक्वेट नहीं कर सकता मैं कहीं ना कहीं, इसमें इक्वेशन में कर सकते हैं हम लोग, जहां पे हमें ये चीज दी गई है। हम क्या लिख सकते हैं, आप ही बताओ, 2 लैम्डा को क्या लिख सकता हूँ, माइनस अल्फा, प्लस का 3 डेल्टा को क्या लिख सकता हूँ,
डेल्टा को क्या लिख सकते हैं, इसको इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, हाँ जी, और इधर इसको भेजूंगा ये 2 डेल्टा हो जाएगा, हाँ जी, तो अल्फा/2 + 1/2, हाँ हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का 0.5 3 से मल्टीप्लाई है 0.5 प्लस का ये क्या है इसमें देखो ना, डेल्टा है, अल्फा/2 0.5 डेल्टा 0.5 अल्फा प्लस 0.5 इज इक्वल टू 0, तो -2 अल्फा प्लस का 1.5 अल्फा प्लस का 1.5 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा इधर की तरफ से, माइनस अल्फा किसके बराबर होगा, माइनस का 0.5 अल्फा किसके बराबर होगा, माइनस का 0.5 अल्फा इधर जाके -1.5 के बराबर होगा, ये वैल्यू 3 आ जाएगी, तो अल्फा तब भी 3 आएगा, 3 + 1 4 आ जाएगा। तो आप उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। मैं क्या देख रहा था, प्रेजेंस ऑफ माइंड भाई, कि ये चीज तुमने क्या गड़बड़ करी, दुगना क्यों नहीं करा, इधर भी तो दुगना करना पड़ेगा, दैट इज द माइंडफुल थिंग्स इन अलजेब्रा। और 2-4 लोग भाई आजकल पोस्ट करते रहते हैं अलजेब्रा के 4 सवाल लगा लिए हम, हो गया IITM। अरे भाई वेरी डिफिकल्ट होती है अलजेब्रा। कुछ लोग तो इसे अलजबरा कह रहे हैं कि एक अलजबरा है, एक अलजबड़ा है, आधे से आ तो इसकी स्पेलिंग को ही बेचारे को खराब कर दे रहे हैं। कुछ तो मेरी क्लास में कहते थे अलजबरा। ठीक है, चलो अब एक आखिरी सवाल कराऊंगा जो होगा सन 2024, काफी रिसेंट का सवाल है, 2024 छठा सवाल, सन 2024 IIT JEE एडवांस नीट वाले अगर अब तक वीडियो छोड़ना चाहे वो देख सकते हैं, छोड़ सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि उनका जो कॉन्सेप्ट था या जो जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो भी छोड़ सकते हैं। डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज को कुछ टर्म्स में एक्सप्लेन करा गया, जो ई नॉट एच और सी स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में करा गया है, और इसको किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया, ई की पावर अल्फा, ई नॉट की पावर बीटा, और एच की पावर लैम्डा, और सी की पावर डेल्टा, राइट। और किसमें किया गया, एन में। एन क्या है आपका, नॉन जीरो इंटीजर, नॉन जीरो इंटीजर, और इसमें आपको अल्फा कॉमा बीटा कॉमा लैम्डा कॉमा डेल्टा की वैल्यू को जस्टिफाई करना है। ठीक है, करें, अल्फा बीटा लैम्डा डेल्टा, आ जाओ। ए पार्ट है 2n माइनस n माइनस n माइनस n, बी पार्ट है n माइनस n माइनस 2n माइनस n माइनस n माइनस n माइनस n माइनस 2n माइनस 2। पॉज करके इसको ट्राई करो, बहुत बढ़िया सवाल है भाई, कॉन्सेप्ट है इस सवाल में, कुछ नहीं है कॉन्सेप्ट के अलावा। चलो ट्राई करें, ट्राई करें, ट्राई करें, ट्राई करें इसको। अच्छा, तो चलो मैं शुरू करता हूं मैं अपनी तरफ से। तो फिजिकल क्वांटिटी कैसी, डायमेंशनलेस, मतलब m0 l0 t0, कोई चिंता की बात नहीं कि कांस्टेंट है, इसकी कुछ अपनी डायमेंशनलेस है। क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या, चार्ज, चार्ज क्या होता है, आई क्या होता है, करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम, तो IT। अरे भाई अभी तो बताया था करंट इसके अल्फा। ई नॉट तो 1/4 पाई ई नॉट Q1 Q2 by R square is F। अच्छा, तो एफ आर स्क्वेयर बाय Q1 Q2 क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर नहीं होगा, हाँ जी। तो 1/4 पाई की तो कोई डायमेंशन वैसी भी नहीं होती है। अब आप क्या लिख सकते हो इसको, Q1 Q2 बाय एफ आर स्क्वेयर की जो डायमेंशन होंगी, क्या वो इसका उल्टा कर दो, 1/4 पाई ई नॉट को उल्टा कर दो, 4 पाई ई नॉट की डायमेंशन के बाद 4 पाई की कोई डायमेंशन है नहीं, तो डायमेंशन ऑफ। अब इसको सॉल्व कर दो, Q1 Q2 क्या आ जाएंगे, IT इनटू में IT के की डायमेंशंस किसी को पिछले क्वेश्चन से याद हो तो वही पलट देना, ml t की पावर -2 r स्क्वायर l स्क्वायर। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ना, I स्क्वायर t स्क्वायर m l क्यूब t की पावर -2। हाँ कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं, m की पावर -1 l की पावर -3 t की पावर 2 -2 t 2 + 2 t की पावर 4 I स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशंस आ गई, यहां लिख दूं m की पावर -1, वरना ऊपर ही लिख देते हैं, चलो m की पावर -1 l की पावर -3
टी की पावर 4 आई का स्क्वायर पावर है बीटा। ठीक है, काइंड ऑफ कूल स्टफ यू कैन से। अच्छा, इस तरीके से एच की हमने क्या निकाली थी अभी याद होगी। ठीक है, क्या है एच, क्या है हमारा एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी। एनर्जी क्या थी, एनर्जी ml स्क्वायर टी की पावर -2, फ्रीक्वेंसी टी की पावर -1, नीचे तो -2 -1 तो प्लस आ गई, तो वैल्यू क्या आ गई ml स्क्वायर टी की पावर -1 लैम्डा। एक बार चेक कर लें, एनर्जी इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट बाय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इधर आ गई ml स्क्वायर टी की पावर -2 बाय टी की पावर -1, -2 -1 -2 प्लस 1 -1, तो ये वैल्यू बिल्कुल सही है। ऐसी स्पीड ऑफ लाइट क्या एल टी की पावर -1, वैल्यू कुछ भी हो भाई, डायमेंशंस की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो अब आई के लिए सारी डायमेंशंस लिख दो, अल्फा प्लस 2 बीटा, आई के लिए डायमेंशंस आपने लिख दी। अच्छा, ये आई भी तो जीरो होगा जब डायमेंशनलेस है, हाँ जी। अब ऐसी मास के लिए लिखो, मास के लिए क्या है माइनस बीटा प्लस लैम्डा, बस। और ऐसे ही क्या है आपके लिए आगे लेंथ, लेंथ में क्या है देखो -3 बीटा, -3 और बीटा प्लस का 2 लैम्डा प्लस का डेल्टा, -3 बीटा प्लस का 2 लैम्डा प्लस का डेल्टा। ठीक है, ऐसी अब टाइम में पढ़ो, टाइम में है अल्फा प्लस का 4 बीटा, टाइम में क्या है अल्फा प्लस का 4 बीटा माइनस लैम्डा माइनस, एक बार चेक कर ले, टाइम में 4 बीटा, ये कोई चिंता की बात बिल्कुल नहीं लग रही मुझे। ठीक है, बिल्कुल सही लिखा हमने। अब क्या हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते, हाँ जी कंपेयर करें। कैसे कंपेयर करोगे, देखो ये क्या है आपका अल्फा प्लस 2 बीटा, इसके बराबर जीरो की डायमेंशन हर एक की जीरो है यहाँ पे, ऐसी माइनस बीटा प्लस लैम्डा जीरो, -3 बीटा प्लस 2 लैम्डा प्लस डेल्टा भी जीरो, और ऐसी अल्फा प्लस 4 बीटा माइनस लैम्डा माइनस डेल्टा भी जीरो। अच्छा, तो इसका क्या मतलब है, अल्फा है जी -2 बीटा, और बीटा क्या है लैम्डा क्या है बीटा के बराबर। ऐसे अब यहाँ पे ये वैल्यू को जरा सब्स्टिट्यूट करो, -3 बीटा लैम्डा भी बीटा के बराबर प्लस 2 बीटा प्लस डेल्टा किसके बराबर है जीरो के, तो इसी से हमें क्या मिलेगा -3 बीटा प्लस 2 बीटा माइनस बीटा, इधर इसको भेज, डेल्टा किसके बराबर आ गया बीटा के, तो डेल्टा भी बराबर है बीटा के। अच्छा, तो क्या सिचुएशन मिली हमें, सिचुएशन ये मिली कि जब हम इनको डिस्क्राइब करेंगे, जब हम इनको डिस्क्राइब करेंगे, एक चीज देखो, एक चीज यहां से उठाओ कि अल्फा को क्या लिखा मैंने -2 बीटा, बीटा क्या है लैम्डा क्या है डेल्टा के बराबर, आपस में तीनों बराबर है। अब चाहो तो इसको इस इक्वेशन नीचे वाली से वेरीफाई भी करते चलो, क्योंकि गलती होगी तो वर्बली ही वेरीफाई हो जाएगा। देखो जल्दी से, -2 बीटा प्लस 4 बीटा माइनस बीटा माइनस बीटा, क्योंकि ये सारे बराबर हैं, तो -2 माइनस -1 तो हो गया -4 बीटा प्लस 4 बीटा बराबर है जीरो के, बिल्कुल करेक्ट सिचुएशन। अब देखो हमें क्या है कि बीटा लैम्डा और डेल्टा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। क्या इसमें बराबर है अल्फा बीटा लैम्डा डेल्टा निकालने हमें, इसमें बराबर है नहीं है, इसमें बराबर है नहीं है, इसमें बराबर है नहीं है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन इसमें बराबर है। देखो -n -n, अगर हम इसको -n ले रहे हैं तो अल्फा क्या हो जाएगा -2 इंटू -n, तो वैल्यू आ जाएगी 2n। क्या अल्फा की 2n है, बिल्कुल 2n है, बिल्कुल सही है, मतलब ये ऑप्शन नंबर ए। अब मेरी एक बात सुनो, अगर ये तो हमने एलिमिनेट कर लिया, अगर एलिमिनेट नहीं हो पा रहा, दो ऑप्शन अटक जाते हैं, तो क्या करते, तो क्या आप इस वाली चीज का यूज नहीं करते, अगर दो ऑप्शन जेई बांध के दे देता कि अटक गए अब नहीं हो रहा आगे सॉल्व हमसे, तो आप क्या देखते कि जो इधर दिया गया है आपको उसके लिए अगर मैं उस वैल्यू को इधर डाल रहा हूं, क्या वो इसको जस्टिफाई करके इधर वही वैल्यू इनपुट कर रहा है जिसमें हो रही होती, वही हमारा आंसर होता। समझ में आ गया, हाँ जी बिल्कुल समझ में आ गया। अब कोई डाउट आपको नहीं, अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, कोई टॉपिक चाहिए हो तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा। अगला लेक्चर आएगा कि डायमेंशनल एनालिसिस से कमियां क्या है, कि मतलब ऐसी कौन सी चीजें जो डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं निकाल सकते। ठीक है, इसके लिए पिछला वाला लेक्चर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का सेकंड पार्ट जरूर देख के आना।